वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हम लोग यहाँ पर अक्टूबर महीने के जो लास्ट वीक के करंट अफेयर्स है, बिल्कुल एंड के हैं ये करंट अफेयर्स। और इसी तरीके से आपका पूरा अक्टूबर महीना कंप्लीट करवा दिया मैंने। पहले मैंने आपको 3 वीक्स के करंट अफेयर्स अपलोड करवाए थे, ठीक है, वो आप लोगों ने देख लिया, उसमें भी अच्छा प्यार दिया आपने। और ज्यादा उस वीडियो को जरा प्यार दीजिए, थोड़ा सा कमेंट किया करिए। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो वीडियोस पर, तो जरा कोशिश कीजिए और ज्यादा कमेंट करने की वीडियो पर। तो इस तरीके से हमारा 3 हफ्तों के तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं जो आपको स्टार्ट करवाऊंगी वो हमारा नेक्स्ट वीक का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लास्ट के बिल्कुल वीक्स हैं। थोड़ा सा इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन गए हैं। अभी आपका आरओ का एग्जाम आ रहा है, एपीएस का एग्जाम आ रहा है। तो जितने भी ये वाले एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपी पीसीएस स्पेसिफिकली बात करूं, तो अभी काफी ज्यादा चीजें न्यूज में चल रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने अब जो है अपनी पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो, नोट्स तो बना रहे हो डेली। बाकी आप मेरा डेली करंट अफेयर्स का चैनल फॉलो कर सकते हो। उस करंट अफेयर के चैनल में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मिल जाएगी, उसमें सारा कुछ डिटेल में है। तो वो भी फॉलो कर लो, वो भी बहुत सही है। बाकी आप ये मेरे साथ में तो फॉलो कर ही रहे हो, इसको तो करना ही करना है। तो वीकली में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर नहीं बताती, मैं बहुत डिटेल में चीजों को समझाती हूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है सभी बच्चों के लिए कि जितना भी बताया जाए वो आप लोगों को बहुत फ्रूटफुल लगे। तो आप सब लोग इस चीज का जरा दिमाग में रखें, सारे नोट्स प्रॉपरली बनाएं। ये हमारे चैनल है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये है हमारे दिए गए नंबर्स। वैसे तो मैं सब कुछ लिखवा देती हूँ आपको, आपने मेरा लेक्चर अगर आधा घंटा तसल्ली से भी सुना है तो आप बहुत अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हो, तो उसकी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग लेक्चर को। इस बार मैं डेज इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ, क्योंकि एक पिछली वीडियो में डेज इंपॉर्टेंट कुछ ज्यादा मुझे लगे नहीं थे, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं करे थे। तो बच्चों का मैसेज आया कि मैम आप लोग आपने डेज इंक्लूड नहीं करे, तो इस बार मैंने स्पेसिफिकली डेज को भी इंक्लूड इसमें किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट है पूरा अक्टूबर मंथ, ये स्पेसिफिक सिर्फ एक डे के लिए नहीं है, ये पूरे अक्टूबर मंथ के लिए है। पूरा का पूरा अक्टूबर मंथ डिसलेक्सिया के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिसलेक्सिया यहाँ पर एक तरीके से एक अभी ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिला था कि हमारे राष्ट्रपति भवन, बताया ना, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया है? लुटियंस ने, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। और उसके अलावा बहुत सारे और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी और स्मारक है, उन सबको रेड कलर में यहाँ पर दिखाया गया। रेड कलर ताकि सभी लोगों को डिसलेक्सिया के बारे में, कि डिसलेक्सिया क्या है, उसके पीछे क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके ऊपर एक पूरा रिसर्च यहाँ पे बताया गया। तो इससे क्या होता है कि अभी भी हम लोग काफी ज्यादा अवेयर हो सकते हैं इसको लेके, राइट। अभी कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं। इंटरनेशनल डिसलेक्सिया एसोसिएशन ने 12 से 14 अक्टूबर को एक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करी थी कोलंबस में, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डिसलेक्सिया क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ये एक तरीके की ना एक ऐसी एक, मैं बीमारी तो नहीं बोलूंगी इसके लिए कोई स्पेसिफिकली, लेकिन इस तरीके की एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है कि आप पढ़ नहीं पाते हो, आप चीजों को जो है पढ़ने और सीखने में अक्षमता। वो याद है आप लोगों को तारे जमी पर, उसमें भी बोला गया था कि वो डिसलेक्सिया है या कुछ ऐसा है, बट ऐसा नहीं होता। वो उस मूवी में दिखाया था, ऐसा नहीं, हर बच्चा अपने आप में बहुत सक्षम होता है। और क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चे वहां पर वो पढ़ाई मतलब एक तरीके से बोलने में पढ़ने में थोड़ी सी उनको समस्या आ जाती है, उन्हें कहते हैं डिसलेक्सिया से जो बच्चे यहाँ पर जूझ रहे हैं एक तरीके से। समझे बात को? तो इस तरीके से आप लोगों को ये बात एक दिमाग में रखनी है कि ये एग्जाम में बन सकता है। अवेयरनेस मंथ है, इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एक आर्टिकल जिसमें डिसलेक्सिया के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पूरी पूरी क्लियर होनी चाहिए, क्या है डिसलेक्सिया, पूरी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो इसके लिए गो रेड कैंपियन था
ये वाला कैंपेन है, देख लो सभी लोग यहाँ पर अच्छे से। ये वाला कैंपेन इसके लिए जो है बड़ा न्यूज में चल रहा था, तो वही मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। इसको दिमाग में रखना है सबको, ठीक है। चलो बड़े भाई अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है एक ऑपरेशन का, नाम है ऑपरेशन चक्र। नाम क्या है? ऑपरेशन चक्र। अब सीबीआई ने यहाँ पर जो है इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, ऑपरेशन चक्र सेकंड के नाम से, जिसमें उन्होंने साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स को यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइज किया है। साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स कहते हैं इसको। ये भारत की 11 स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे कि आप पढ़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन मैंने वैसे तो पूरा लिख भी दिया है, लेकिन वही है कि आपको इसमें समझना भी होगा, याद भी करना होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑपरेशन चक्र किसने परफॉर्म किया है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन काफी ज्यादा, प्रलय वगैरह वगैरह, काफी सारे ऐसे ऑपरेशन न्यूज में रहते हैं। तो अभी तो आप लोगों को ऑपरेशन चक्र सीबीआई वाला याद में रखना है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अभी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। तो उन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर ये एक पूरा स्टार्ट किया गया, सीबीआई ने स्टार्ट किया, ठीक है। बाकी लोकल लोगों के साथ भी काफी असिस्टेंस मिली है। ये काफी सारे केसेस रजिस्टर हुए थे इसके ऊपर, और पूरा उसका एनालिसिस करके यहाँ पर ये पूरा बताया गया है। और काफी सारे सर्चेस वगैरह कंडक्ट किए गए थे, बैंगलोर, कोची, गुड़गांव, काफी सारी जगह पे किया। बाकी सारे लोकेशंस अलग अलग थी, जैसे मैं बता दूं एग्जाम्पल के लिए, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, चंडीगढ़, जालंधर, भोपाल, चेन्नई, कोची, मदुरई, वाराणसी, ऐसी सब जगह पे काफी सारी जो है ना ऐसे तरीके से एथिक्स वगैरह को लेकर के ये सब कंडक्ट करवाया गया, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी जो धोखाधड़ी चल रही है, खूब चल रही है, धोखाधड़ियां तो खूब चल रही है, तो उसी के ऊपर पूरा स्टार्ट किया है। अब अगर ये ऑपरेशन सीबीआई ने स्टार्ट किया, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो सीबीआई है वो क्या है भाई। फुल फॉर्म तो सभी लोग जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सीबीआई जो है, आप वैसे डिटेल में पढ़ते हो इसके बारे में, जब आप कंप्लीटली स्टडी करते हो अबाउट पॉलिटी, पॉलिटी के टॉपिक्स में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ये टॉपिक अलग से आता है। सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती है, डोमेस्टिकली भी देखती है, और ये एक मिनिस्ट्री के अंडर आती है। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने स्पेशली मेंशन किया है यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। एक मजे की बात आपको और बता दूं, आप सभी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो यूपीएससी, अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल है मेरा आप सभी लोगों से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बिना गूगल करके बताओगे तो ज्यादा बड़ी बात होगी कि भाई बिना गूगल करके बता दिया। तो यूपीएससी जो है यहाँ पर वो किसके अंडर आता है? सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सिंपल सा एक सवाल है कि यूपीएससी किसके अंडर आता है? यूपीएससी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आपको देखने को मिलेगा? सिर्फ इतनी सी बात आपको बतानी है, ठीक है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत डिटेल में आपको बताना है, एक सिंपल सी बात पूछी है मैंने, ठीक है। तो इसको भी जरा एक बार बताइएगा मुझे जरूर इसका आंसर, कि क्या आपको लगता है। बाकी सीबीआई पे आते हैं वापस से। सीबीआई यहाँ पर इंटरपोल के साथ भी कनेक्ट रहती है। इंटरपोल जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पुलिस काम करती है, उसके साथ भी कनेक्ट रह के पूरा काम देखती है। सीबीआई का मोटो, हाँ ये मुझे याद आ गया कि एग्जाम में एक बार सवाल भी पूछा गया था कि सीबीआई जो है हमारी, उसका मोटो क्या है। तो देखिए भाई, सीबीआई का मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी, उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। असल में ये 1963 में एक कमेटी आई थी जिसका नाम है संथानम कमेटी। उसके कहने पर इसको सीबीआई को फॉर्म किया गया है। सीबीआई का क्वेश्चन बनता है कि इसको कौन से एक्ट से पावर मिलती है। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कौन से एक्ट से पावर मिलती है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। क्या आंसर लगाएंगे? ये बात, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है उसके पास में लोकेटेड है। खैर इतना तो मैं नहीं पूछेगा आपसे, बट छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। यहाँ तक आपको बात पूरी क्लियर हुई? इतनी इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है, क्योंकि इन्हीं से सवाल बनते हैं।
सीबीआई का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं तो ये कहूंगी कि सीबीआई को जरूर जरूर पढ़ के जाइए, छोड़िएगा नहीं इस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक छोड़ दोगे तो अपना ही नुकसान हो जाएगा ना। चलो बढ़े आगे। अब सीबीआई हम लोगों ने देख लिया, अब अगले आर्टिकल पे आते हैं। अभी देखिए भाई, हमारी जो कैबिनेट है, कैबिनेट तो सबको पता है ना क्या होती है। तो कैबिनेट जो है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है, कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 352 में। हाँ, ये वही इमरजेंसी वाला आर्टिकल है, सही सोच रहे हो आप लोग। तो अभी हमारी कैबिनेट ने एक मंजूरी दी है कि हमारा जो भी फर्टिलाइजर्स रहेंगे वो न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स रहेंगे। न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स में जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी आने वाले साल के लिए। ठीक है, उसके लिए सब्सिडी का पैसा यहाँ पर दे दिया है सरकार ने, स्पेशली फॉस्फोरस और पोटाश के लिए। ठीक है, असल में न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो न्यूट्रिएंट बेस्ड होने चाहिए, उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट का अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए। उससे क्या है कि हम सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं, उस न्यूट्रिएंट बेस पे वी कैन प्रोवाइड सब्सिडी। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर हर फर्टिलाइजर्स के लिए एनपीकेएस होता है। एनपीके वैसे ज्यादा यूज होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर भी है साथ में। एनपीके का रेशो होता है 4:2:1 में फर्टिलाइजर में, ताकि जो है बैलेंस एक अचीव बना बना रखे। इसको हमारी मिनिस्ट्री हैंडल करती है पूरा। अब यही पूरा डिसाइड करते हैं, सरकार ही डिसाइड करती है कि फर्टिलाइजर्स पे कितनी सब्सिडी रहेगी, और उन फर्टिलाइजर्स को कंपनी कितने अमाउंट में सेल कर सकती है, दैट विल आल्सो बी डिपेंडेंट अपॉन दिस। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर एनपीके फर्टिलाइजर याद कर लो, एनपीएस करके, एनबीएस करके याद रख लो, जैसे मर्जी आप इसको याद रख सकते हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम चलती है ये वाली, कि भाई इसमें इसमें ये भी बड़ी एक समस्या रहती है। आप लोगों ने कई बार इसके बारे में जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये देखा होगा कि कई बार इसके ऊपर ये भी बात चलती है कि भाई यूरिया का कितना अमाउंट रखा जाए इस पूरे एनबीएस में, ये भी कई बार बात करते हैं। तो यूरिया का अमाउंट कितना होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स के भाई अपने अपने इस्तेमाल है, कैटल्स को फीड करने में हेल्प होता है, क्रॉपिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक यूरिया को एनबीएस स्कीम में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है, जबकि शरद पवार कमेटी ने इसके ऊपर पहले ही बोल रखा था कि इसको इंक्लूड करवाना चाहिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होना चाहिए इसका। लेकिन अभी भी इसको जो है एमआरपी के रेट पे प्रॉपरली किस तरीके से सेल किया जाएगा वो डिसाइड किया जाता है पूरा का पूरा हमारी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, इस पूरे में सब्सिडी होगी, न्यू प्राइसिंग स्कीम रहेगी, यूरिया कवर होगा नहीं होगा वो सब कुछ उसी में ही अभी भी सरकार ही डिसाइड करती है। तो ये स्कीम आप याद रखिएगा। और सर जो ये इसलिए लेकर के आएंगे ताकि यूरिया का इस्तेमाल कम करें फार्मर्स, और फार्मर इस्तेमाल करे ज्यादा नाइट्रोजन, ज्यादा इस्तेमाल करे पोटाशियम का, इसीलिए इन पर स्कीम जो है वो सब्सिडी के रूप में मिल रही है, समझे। तो इस तरीके से आप इस पूरे स्कीम को एक दिमाग में रखिएगा। ठीक है भाई, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये आइडिया होना चाहिए किसमें कितना अमाउंट में क्या बात चल रही है, मतलब डिटेल में नहीं बट शॉर्ट में तो जरूर ही पता होना चाहिए। समझे भाई सभी लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। और ये मोबाइल कांग्रेस का मतलब वो वाली मोबाइल नहीं है जो हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, जो अभी भी आपके हाथ में, जो अभी भी आप हाथ में रख करके चला रहे हो, उसकी बात नहीं हो रही। ये मोबाइल कांग्रेस का मतलब है कि हम लोगों में सारी चीजें, जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेलीकॉम भी, मीडिया भी, टेक्नोलॉजी भी। अभी इनका समिट हुआ है ना, तो वो समिट जो है वो एशिया में कंडक्ट कराया गया है, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। और उसकी थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। तो ये हुई है जिसमें ये बोल रहे हैं भाई इंडिया आगे चल के जो है इन चीजों के प्रोडक्शन को और इंक्रीज करेगा। अभी भी हम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है इन चीजों को, बिल्कुल है। आप भी जानते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ की जो सेमीकंडक्टर्स की चिप्स होती है वो भी बाहर से आती है अभी, तो कर रहे हैं लेकिन पीछे भी हैं अभी काफी। तो उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि अभी इस पे एक बड़ा अच्छा स्लोगन आया था, वी बिलीव इन द पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन एवरी सेक्टर। लाइक हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में लोकतांत्रिकरण जो आएगा वो हर सेक्टर में होना चाहिए, नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल सेक्टर, इट शुड बी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, इसमें ये भी बोला गया था, द 21st सेंचुरी मार्क्स एन एरा ऑफ इंडियाज थॉट लीडरशिप। तो वो भी ठीक बात है। तो इनोवेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, मोदी जी ने पूरा इनॉग्रेट करते हुए 5G यूज
केस लैब्स भी स्टार्ट करवाए हैं, जिसमें 5G की किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कैसे बनाना है, वो सब चीजों की यहाँ पर पूरी एक स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर इसी ओकेशन पे जो रिलायंस जियो के मालिक है आकाश अंबानी, वो भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब उन्होंने बताया और खूब मोदी जी की तारीफ करते हैं। जिसको मोदी जी की तारीफ देखनी है तो वो जा करके यूट्यूब पे पूरा एक वीडियो है उसको देख सकता है। नहीं देखनी तो मेरे साथ मेरी वीडियो देखो और अपना करंट अफेयर कंप्लीट करके अपने गोल पे रह के अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो। ठीक है भाई, चलो अब चले मत जाना यूट्यूब पे देखने के लिए, यहाँ पढ़ाई कंप्लीट कर लो पहले, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मोदी जी पेपर लिखने तो आएंगे नहीं, ना ही आकाश अंबानी आएंगे। पेपर तो अपने को ही करना है, करंट अफेयर्स तो अपने को ही लिख के आने हैं। तो हम ही लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से अपना। आपने क्या याद करा भाई इस पूरी स्लाइड में? आपने याद करा कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस के जो एडिशन है 7th नंबर का, वो भारत मंडपम दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी थीम ये थी। ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है, समझ में आ चुका है, इतनी से आप सब लोग समझते हैं। लेकिन मेन बात थी कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन है, इतना इन हमें जरूरी है याद रखना। ठीक है, बाकी तो नहीं पूछेगा इतना ज्यादा, पर ये हमसे जरूर पूछा जा सकता है कहाँ पे क्या कैसे। ठीक है ना, और ये कौन सी सिटी ने होस्ट किया वो सारी बातें तो खैर आपको बता ही दी मैंने। चलो भाई अगले पे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। अगला आर्टिकल है हमारा सरस मेला। अब इसकी हेडिंग यही है, सरस मेला। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि ये सरस मेला क्या चीज है। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई सरस काम हो, मतलब सरस काम तो क्या होता ही है, सरस की फुल फॉर्म भी है ना। एक ग्राउंड तैयार किया है गुड़गांव में। गुड़गांव में आपने सुना है एक इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन, बड़ा फेमस है मेट्रो स्टेशन वो। वहां पर वो एक मेला ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, क्या नाम है उसका? सरस मेला। अब इसमें क्या है कि करीब करीब हमारे भारत के 28 राज्य हैं। तो 28 के 28 राज्यों में से करीब करीब 800 से 1000 यहाँ पर महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। और ये यहाँ पर सारी रूरल ग्रामीण महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से आने वाली, स्वयं सहायता समूह से आने वाली, जिन्होंने यहाँ पर आकर हर अपने राज्य की जो भी वहां पे उत्पाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वर्कशॉप, फूड कोर्ट, जो भी वहां की स्पेशल पहचान है, उस पूरी पहचान को उस एरिया में दिखाया है। उसका नाम क्या रखा गया है? सरस मेला। याद हुआ? बात समझ में आ गई ना? तो पूरा एक स्टार्ट हो चुका है वो, और अभी भी चल रहा है। अलग अलग यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, आसपास के लोग खूब जाते हैं। मेरा भी प्लान था जाने का, बट क्यों कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो बात हो नहीं पाई। तो 11 नवंबर तक चल रहा है ये। और अलग अलग साड़ियां, पटोला साड़ियां गुजरात की बड़ी फेमस है। टसर की साड़ियां हो गई, वो सिल्क की साड़ी होती है, टसर होता है ना सिल्क। चंदेरी साड़ियां, राजस्थान की साड़ियां, बिस्किट, वुड की चीजें, जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स, वहाँ के हैंडलूम बहुत फेमस है। तो पूरे भारत की जो गांव की संस्कृति है ना, गांव की संस्कृति में क्या क्या इस्तेमाल की जाती है वो शहरों के लोगों को स्पेशली दिखाया गया है। इससे क्या होगा कि जितने भी गांव के लोग हैं उनको अपना जो लोकल आइटम्स है ना उसको बेचने का और लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। बहुत 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 अच्छी पहल है। इसी से क्या होगा अपना, याद आया ये, वोकल फॉर लोकल, ये तो सुना ही होगा और सुना होना भी चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। तो हम लोग वोकल होंगे ना लोकल के लिए, तभी तो लोकल लोगों को भी फायदा मिलेगा। पवेलियन लगाया बढ़िया तरीके से, और महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी इससे आगे बढ़ने की। तो मतलब सारा कुछ महिलाएं कर रही है, उस पूरे सामान की पैकेजिंग करना, आप लोगों से बात करना, जीएसटी का काम देखना, मार्केटिंग का काम देखना, डिजाइनिंग देखना, मूल्य को भावताओ, सब कुछ महिलाएं देखी। तो इससे महिलाओं का सशक्तिकरण कितना ज्यादा बढ़ गया है, इससे आप ये भी देखिए कि महिलाओं का सशक्तिकरण कितना इंक्रीज हो गया है। राइट, तो ये एक मेला है, काफी जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, याद रखना है इसको। पढ़ के जाना, लर्न करके जाना। कहाँ पे हुआ है? गुड़गांव। गुड़गांव का नया नाम क्या हो गया? गुरुग्राम। ठीक है, गुड़गांव कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा की सरकार ने नाम चेंज किया, और ये नाम चेंज करने का प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है, जिसमें किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना हो तो पार्लियामेंट आएगी,
लेकिन अगर किसी सिटी का नाम चेंज करना है, जैसे गुड़गांव का नाम चेंज किया, तो वो तो वहां की जो विधानसभा है वो भी कर सकती है। इसमें पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती, अपने को संसद नहीं जाना पड़ता है इसके लिए। समझे? चलो भाई, काफी समझ लिया, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। प्रगति पोर्टल, जैसे हम लोग पोर्टल्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं, सरस मेला देखा हमने, इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस देखी, एनबीएस देखा, ऐसे ही अब एक प्रगति पोर्टल आया है। नाम क्या है? प्रगति। अभी सरस पड़ा था, वो मेला है। यह है एक पोर्टल। पोर्टल का मतलब पूरा एक रिटर्न फॉर्म में एक, आप कह लो कि एक वेबसाइट टाइप कह लो, एक अलग से डेडिकेटेड उसी के लिए बनाया गया पोर्टल टाइप। उसमें अब इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। फुल फॉर्म है इसकी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट्स मिलकर के यहाँ पर एक बनाया है उन्होंने, जिसमें क्या किया जाएगा, जितना भी डिजिटल डेटा है, प्रगति है ना नाम, प्रगति है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। तो उसी के लिए इसको किया गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जितना भी डिजिटल डेटा है, डिजिटल डेटा मतलब कि जो भी एक स्टेट का सेंटर का मिला जुला करके डेटा होता है, डेटा तो होता ही है ना, तभी तो सारा कुछ हो रहा है काम वाम, डेटा की हेल्प से ही काम को आगे बढ़ाया जाता है। तो उसकी हेल्प से जितना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, डेटा, वो सब कुछ यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है। ठीक है? तो टेक्नोलॉजीज के हिसाब से ये पूरा प्रगति पोर्टल डिजाइन हुआ है। मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रोग्राम है, जिसने काफी नई नई चीजों को हमारे सामने लिया है, मतलब काफी इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, और हर सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड करके, चाहे रेलवेज का हो, रोड ट्रांसपोर्ट का हो, तो सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। असल में ये पुराना प्रोग्राम है, लेकिन इसमें काफी चेंजेस करके अब इसको दोबारा से लॉन्च किया गया है। ठीक है? चलो, फुल फॉर्म याद कर लेना एक तो। दूसरा, किस कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। तीसरा, इसको डिजाइन किसने किया? देखो भाई, ज्यादातर इंडिया की जो वेबसाइट वगैरह होती है गवर्नमेंट की, वो एनआईसी डिजाइन करती है, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सारा कुछ मोस्टली यही डिजाइन करते हैं। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? चलो, अगला आता है हमारा शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट एससीओ। जिनको नहीं पता उनको मैं वैसे करवाऊंगी अभी कंप्लीट, बट ये आपको पता होना चाहिए। एससीओ अपने आप में बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। एससीओ एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पे काम करती है कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है? शांघाई कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं केवल शांघाई बात लिखिए तो वो चाइना से जुड़ा हुआ है, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान इसके पहले पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, बाद में इंक्लूड हुए 2017। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अभी हाल फिलहाल में जो चेयरमैनशिप आ गई है, लास्ट टाइम किसके पास थी? अपने पास थी। अब किसके पास चली गई? किर्गिस्तान के पास। किसके पास? किर्गिस्तान। अभी तक किसके पास थी? इंडिया के पास थी। ठीक है? तो यहाँ पर अब चेयरमैनशिप आ गई किर्गिस्तान के पास। उन्होंने यहाँ पर काफी इंप्रूवमेंट करने की सोची है अब, लेकिन ये बात एक याद रखना कि इसके जो हेडक्वार्टर्स है ना, वो शांघाई में नहीं है, हेडक्वार्टर्स इसके बीजिंग में है। बच्चों को ये लगता है कि भाई शांघाई की बात हो रही है तो हेडक्वार्टर्स शांघाई में ही होंगे, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो बात यह है, आपको याद, यहाँ पे ट्विस्ट जो आएगा ना वो यही आएगा, हेडक्वार्टर्स इसके बीजिंग शायद, जिसका मेजर काम होता है टेररिज्म को रोकना। और मुझे तो यही समझ नहीं आता है भाई कि इसमें पाकिस्तान है, तो आप पाकिस्तान के पास जाकर ही टेररिज्म को रोकने की बात किस प्रकार से कर रहे हैं। हालांकि इंडिया इस पे फोकस कर रहा है, चाहता है इंडिया की हम थोड़ा सा इसमें जरा सपोर्ट दिखा के थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें इसमें। असल में पहले ये शांघाई फाइव बना। अब जो इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ जरा मेरे सामने समझे, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो बढ़िया से रिवाइज कर ले मेरे साथ। अब क्या है कि असल में शांघाई जो है एससीओ पहले 5 ग्रुप में बना था, जिसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं था। पहले इसमें चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान, ये 5 का ग्रुप था। ठीक है? तो चाइना में हेडक्वार्टर्स हमेशा से ही रहे। लेकिन 2017 में कजा अस्ताना के अंदर इसकी एक मीटिंग होती है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को इंक्लूड करवा दिया जाता है।
ठीक है, इंडिया की ये हमेशा से ये एक कोशिश रही थी कि हम लोग इंक्लूड हो जाए, तो ठीक है, इंक्लूड करवा भी दिया गया। ठीक है, अस्ताना में कब हुआ था? 2017 था। अस्ताना क्या है? अस्ताना कजाकिस्तान की कैपिटल है, समझे? तो ये बातें याद रखनी है अभी आपको। और अभी ये जो इसका चेयरमैनशिप आई है वो किसके हाथ में आई है? किर्गिस्तान, राइट। किर्गिस्तान के बारे में थोड़ी सी बातें अब पढ़ेंगे हम लोग किर्गिस्तान के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वैसे तो देखो, मैं अलग से भी आपका एक प्लेसेस इन न्यूज का पढ़ाती हूँ, है ना, प्लेसेस इन न्यूज। तो प्लेसेस इन न्यूज जो है यहाँ पर, उसका भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, उसमें भी मैं किर्गिस्तान के बारे में जरूर बताऊंगी। अभी भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसकी कैपिटल, सबसे पहले इसकी कैपिटल है बिश्केक। क्या कैपिटल है? बिश्केक। अस्ताना किसकी थी? कजाकिस्तान की। इसकी क्या है? बिश्केक। याद करना है ये सारी बातें आपको, ये मैं बता रही हूँ, मजे के लिए नहीं बता रही, ये आपको लर्न करना है। सेंट्रल एशिया में कंट्री आती है, लैंडलॉक्ड है आपस में। इसमें एक माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पामिर माउंटेन्स। आमिर नहीं है, आमिर खान नहीं लिखा, पामिर लिखा है। ठीक है। और इसकी पूरी सबसे लार्जेस्ट सिटी भी कौन सी है? बिश्केक लार्जेस्ट भी है, साथ ही साथ ये इसकी कैपिटल भी है। ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर किर्गिज लोग रहते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे रशियंस भी रहते हैं, उज्बेक्स भी रहते हैं। मैक्सिमम ये रहते हैं, लैंग्वेज भी यही बोलते हैं, किर्गिज, उज्बेक, रशियन, यही तीन लैंग्वेज वहां पे चलती है। सबसे ज्यादा यहाँ पर 90% इस्लाम धर्म को फॉलो किया जाता है। बाकी मोस्टली इसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, यही दो चीजों को फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो कुछ तो ये बातें दिमाग में रखनी थी आपको। कुछ इसकी और जरा ज्योग्राफी, वैसे तो कुछ खास ऐसा नहीं है जो अपने को पढ़ना पड़े। कई बार इसको सेंट्रल एशिया का, सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी कह दिया जाता है। ठीक है। कई बार, क्योंकि वैलीज वगैरह यहाँ पे काफी बने हुए हैं। तो बेसिक बेसिक ये बात याद रखनी है। बाकी किर्गिस्तान एग्जाम में पूछना है कि इसमें ज्यादा सवाल नहीं बनते, इतना याद रख लोगे ना बहुत है आपके लिए। ठीक है। चलो, क्लियर हुआ भाई यहाँ तक एससीओ और किर्गिस्तान के बारे में? चलिए भैया, अगला आपके लिए मैं एक बढ़िया सा सवाल लेकर के आई हूँ। जरा इस सवाल को सब लोग गौर फरमाएंगे और बताएंगे जरा इसको भी कि क्या इसमें बन सकता है इसका सवाल। अभी हाल फिलहाल में इंतिफाडा टॉपिक न्यूज में थी। इंतिफादा भी पढ़ते हैं इसको कई लोग। तो क्या है ये इंतिफादा? वैसे तो देखो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अभी इन चारों में से जो सबसे ज्यादा न्यूज में है वो है इजराइल फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट। तो वैसे ये इसी के लिए ही इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इंतिफादा एक शब्द इस्तेमाल जो किया जाता है वो इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अरेबिक वर्ड है जो कि जिसका अर्थ होता है शेकिंग ऑफ, हिला डालना। सुना वो याद है रजनीकांत का डायलॉग, क्यों हिला डाला ना? वही है ये चीज। मतलब कि फलस्तीनियों इंतिफादा इसको कई बार बोला जाता है। क्लियर हुआ भाई? वो एक्चुअली मेरे हाथ से पेन स्लिप हो गया था, तो इसलिए वो आवाज चली गई होगी शायद, कोई नहीं, अभी तो आ रही है ना। तो ये आपको याद रखना है, इंतिफादा। ठीक है, ये एक शब्द निकल के आया था काफी न्यूज में। तो मैंने सोचा कि एक बार जरा पूछ लेते, क्योंकि नहीं पता होता, हम लोग पढ़ तो लेते हैं इन चीजें पर पता नहीं होता। मतलब ये होता है ना, एक तरह पत्थरबाजी करना, इंतिफादा करना, प्रोटेस्ट करना। तो ये इजरायली शब्द है जो कि सॉरी अरेबिक शब्द है जो कि काफी न्यूज में रहता है, इसलिए मैंने वहां से इंतिफादा आपको लेके पूछा सवाल। लर्न हो जाएगा, ये इतना छोटी सी चीज है। ठीक है, लर्न करना भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान दिया मैंने, ये मैंने इतना आसान सा दे दिया, मेरे को तो लगा था कि मैं क्वेश्चन दे रही हूँ तो शायद आता ही होगा सबको। तो देखो, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो देखो अपना थोड़ा सा करंट अफेयर की नॉलेज को बढ़ाओ। इसका क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की एक जो रिपोर्ट आती है, क्योंकि ये यूपीएससी 3 से 4 बार सवाल कर चुका है, इसलिए मैंने फिर से ये सवाल आप लोगों से पूछा है। ये रिपोर्ट कौन यहाँ पे रिलीज करता है? एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट है, तो जरूरी नहीं है कि ये आप सोचे कि भाई पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज करेगा या कुछ ऐसा। तो बेसिक बात है कि ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज करता है? तो भाई ये है आईईए रिलीज करती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको स्पेसिफिकली यहाँ पर रिलीज करती है, जिससे सवाल आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं। ठीक है।
एनर्जी की प्रोजेक्शंस के ऊपर बताती है। पहली बार ये 1997 में आई थी, उसके बाद से अब तक ये चलती आ रही है, जिसमें गवर्नमेंट, एनर्जी, बिजनेस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, हर एक के बारे में डिटेल में बताया जाता है कि ये और इनका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे किस प्रकार से पड़ सकता है। तो एनर्जी का कितना कंजम्पशन हुआ, कितनी एफिशिएंसी हुई, कितना इसको रिड्यूस किया जा सकता है, कितना इसमें क्या किया जा सकता है, उसे कहते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। एक तरीके की रिपोर्ट है, नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ रिपोर्ट। इज एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल टिल नाउ? गुड। तो ये भी एक और क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। ठीक है, ये भी करेंगे। पढ़ो भाई, जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर। जगन्नाथ टेम्पल पे क्वेश्चन है कि ये जो जगन्नाथ टेम्पल है, किस प्रकार से बिल्टअप किया गया है। पढ़ा तो सबने हुआ है, जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में तो सबने पढ़ा हुआ है, किसने बनाया इसको। ये हिंदू टेम्पल है जो कि किसको डेडिकेटेड है, विष्णु जी को, विष्णु भगवान को यहाँ पर हमारे डेडिकेटेड है। और पुरी उड़ीसा में लोकेटेड है, जिसको किसने बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ईस्ट गंगा डायनेस्टी के एक राजा थे, राजा का नाम क्या, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन द्वारा बनाया गया है। याद हो जाएगा? गुड। इसके ऊपर काफी र्यूमर्स थे, लेकिन अभी तक यही पता चला है कि उन्होंने ही यहाँ पर बनाया इसको। हाँ, दोबारा भी इसको जो है चेंज कराए जाते हैं, चेंज तो बहुत कराए जाते हैं। यहीं से आपको याद है वो रथ यात्रा जो उड़ीसा की बहुत फेमस है, कुछ टाइम पहले हुई थी, वो यहीं से ही होती है, रथ यात्रा काफी फेमस है। जगन्नाथ टेम्पल, रथ यात्रा, चंदन यात्रा, इस तरीके की है पुरी में। ठीक है। और इसका आर्किटेक्चर जो है वो कैसा बना हुआ है, कलिंगा स्टाइल। तो दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो सही लिखी है, आंसर इसका सी है। दोनों इंफॉर्मेशन आपके सामने सही है। ये भारत के 4 धामों में से एक धाम है। 4 धाम भारत के कौन से हैं? भारत के 4 धाम में सबसे एक नॉर्थ में है। नॉर्थ में कौन सा है? बद्रीनाथ, उत्तराखंड। ईस्ट में कौन सा है? जगन्नाथ, उड़ीसा। साउथ में कौन सा है? रामेश्वरम। वेस्ट में कौन सा है? द्वारिका, गुजरात। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इस टेम्पल पे कई बार ऐसा बोला गया है कि भाई इस टेम्पल को करीब 18 बार लूटा गया है। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन किसने दी है? ये हमें दी है मदाल पांजी ने। एक बुक है मदाल पांजी करके, जो कि जगन्नाथ को ही यहाँ पर उनके उनसे जुड़े हुए सारी बातों को बताती है। उड़ीसा में इनका काफी मान्यता है उनकी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ऐसा कभी, मतलब एक तरीके से 18 बार लूटा गया था, ऐसा हमें समझ में आता है उससे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रखनी है, इससे सवाल बन सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितना भी मैंने बताया पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट, डिसलेक्सिया के बारे में, सीबीआई के बारे में काफी सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया अलग अलग प्रकार की। फिर मैंने एनबीएस के बारे में बताया। फिर आपको यहाँ पर जो है इंडियन मोबाइल कांग्रेस के बारे में बताया, उसके बारे में याद रखना है, कहाँ पे हुआ, प्रगति पोर्टल, सरस मेला, कहाँ कहाँ पे हुआ है, कहाँ कहाँ पे बेसिकली वेन्यूज बहुत ज्यादा रहे हैं, तो वेन्यूज हमारे लिए भी उतने ही जरूरी हो जाएंगे। तो आप लोगों को भी वेन्यूज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में रखनी होगी। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। यहाँ तक आप सभी लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, सब कुछ कंप्लीट करना है यहाँ तक। मिलते हैं आप सभी लोगों से नवंबर महीने के करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें हम लोग नवंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को शुरू करके कंप्लीट करेंगे। वीडियो को कम से कम वीडियो को आप सभी लोग जो है प्यार दीजिए यार, थोड़ा सा जरा कमेंट कर दिया कीजिए। बाकी जगह तो बड़ी कमेंट बाजी करते हो यार, यहाँ भी कर दो थोड़ी सी। मतलब कमेंट बाजी नहीं मैं कह रही, मतलब अच्छे से कि आपको वीडियो कैसी लगी, जेन्युइन रिप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही नहीं लगी तब भी बता सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सीखने को मिला है अगर, तो आप बिल्कुल मुझे बताएं। सीखने को मिला है आपको अगर वीडियो से, तो मैं जरूर यहाँ पर आपके कमेंट्स को पढ़ के अच्छा लगता है ना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।